Yes, please. Good evening, everyone. Welcome to SD Commerce Career Sector 10 Panchkula. This is CA Dheeraj here, and hope so you're doing well. In the previous class, recently Indian economy के हमने latest दो टॉपिक्स कवर अप करे हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3. चैप्टर 2 बेसिकली आप लोगों का 5 ईयर प्लान्स को लेकर था. तो आज हमारी जो एक शॉर्ट डिस्कशन जो है वो इन दो टॉपिक्स की ओवरऑल रिवीजन को लेकर है. इन बिटवीन अगर किसी का कोई लेक्चर मिस हुआ भी है चैप्टर 2 एंड 3 में से, तो आज एक बार दोबारा सारा कवर अप करवा रहा हूँ, क्लियर, सो दैट कि कमिंग वीक मंडे आप लोगों का इसका क्या होगा, टेस्ट होगा. काफी दिन से डिले चलता जा रहा है करते 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 कि नेक्स्ट वीक सर कौन सा नेक्स्ट वीक, बट नाउ दिस इज द फाइनल नेक्स्ट मंडे आप लोगों का. इसीलिए मैंने स्पेशली आज पहले रिवीजन क्लास रखी कि एक बार ओवरव्यू गो थ्रू अपन दोबारा कर ले, ताकि किसी का भी अगर मिस है तो वो नहीं होना चाहिए. एंड कमिंग नेक्स्ट वीक आप लोगों का इसका टेस्ट ले लीजिए, एंड जितने भी प्रेजेंट होंगे, जिसका मिस होगा तो कुछ कर नहीं पाएगा. क्लियर. सो वन बाय वन सबसे पहले मेरे पास ऑलरेडी जो हमने क्लास में डिस्कशन करी थी वही शीट्स हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट हैं, तो काफी नोटिंग एंड अंडरलाइन ऑलरेडी हमारे पास कर रखा होगा. जस्ट वन बाय वन सारे पॉइंट्स को हम क्या करते हैं सर, गो थ्रू करते हैं. सबसे पहले तो चैप्टर नंबर 2 आईईडी का. वैसे सर टॉपिक 1 में, चैप्टर 1 में आपके पास एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की क्या थी, सिचुएशन थी जो 1947 में आप लोगों ने 6 सिनारियोस को लेकर आप लोगों ने क्या करी, डिस्कशन करी. बट सर नाउ हमें उन 6 सिनारियोस के लिए नहीं, हम लोगों ने जो यहाँ पे डिस्कशन करनी है वो थोड़ी सी नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब कमांड ब्रिटिशर से निकलकर, क्लियर, जब इंडिया की कमांड ब्रिटिशर के हाथों से निकलकर आपके पास आई तो 1950 से नेक्स्ट ऑन, क्लियर, 1990 तक 40 इयर्स में आप लोगों ने क्या क्या अचीवमेंट्स करी, कैसे आप लोगों ने प्लानिंग करी, क्या आप लोगों के ऑब्जेक्टिव थे. पहले तो यहीं तक, अभी तो रिफॉर्म्स की तो बात ही नहीं हो रही. अभी तक तो जस्ट अपन इतनी ही बात कर रहे हैं क्या कि आप लोगों ने इंडिया को संभाला कैसे, कैसे आपके लीडर्स एंड पॉलिटिशियंस ने प्लानिंग करी. दैट इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 2 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया. सर हमारे यहाँ पे जो पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई, हमारे यहाँ पे जो बेसिकली पॉलिसी है, यहाँ पे हमारे इंडिया में जो स्टार्टिंग से ही एक सिस्टम अडॉप्ट किया गया वो 5 ईयर प्लान्स को लेकर किया गया कि हमारे यहाँ पे तो सर 5-5 साल की क्या बनती है, सरकार बनती है. हर सरकार को 5 साल का टाइम दिया जाता है जिसके अंदर वो अपने ऑब्जेक्टिव क्या करते हैं, चूज करते हैं. अकॉर्डिंग टू दैट एक प्लानिंग लेकर चलते हैं कि कैसे उन लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को विद शॉर्ट टर्म. इसका मतलब ये नहीं कि 5 साल की प्लानिंग इकट्ठी होगी, वो तो है, वो तो आपके लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं. बट सर एनुअली प्लान्स भी बनाए जाते हैं, शॉर्ट टर्म प्लान्स भी बनाए जाते हैं टू सपोर्ट द लॉन्ग टर्म प्लान्स. क्लियर. क्योंकि देयर आर वेरियस चेंजेस, टाइम टू टाइम आपको कुछ ना कुछ वहां पे प्लानिंग रिवाइज भी करनी पड़ती है, इसीलिए सपोर्टिव प्लान्स हमेशा साथ में रहते हैं. तो पहले फर्स्ट पेज वाइज डिस्कशन करेंगे ताकि एक बार ओवरव्यू सा चलता रहे, प्लस आपके जो इंडिविजुअल डाउट्स होंगे आप साथ के साथ ले सकते हैं. कोई भी वर्ड, कोई लाइन, कोई टॉपिक आप समझना चाहते हैं, क्लियर. सबसे पहले सर हमने यहाँ पे क्या रीड आउट किया कि ब्रिटिशर से हम लोगों ने जो सबसे अच्छी चीज सीखी वो अपने आप में क्या थी, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. क्लियर. जो पॉजिटिव पॉइंट ब्रिटिशर्स का था वो क्या था, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन जो इंडिया को देकर गए. क्लियर. वहीं से हमें गवर्नमेंट का आइडिया क्या हुआ, कंसीव हुआ. नहीं तो यहाँ पे तो सर हमारे प्रोविंशियल स्टेट सिस्टम चलता था, राजा महाराजा सिस्टम चलता था. ये सारा सिस्टम देखने को मिला ही कहां से है, ब्रिटिशर्स. क्लियर. नेक्स्ट ऑन, अब हम अगर नॉर्मली बात करें सर, फर्स्ट पॉइंट इज अबाउट दैट कि व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग. इकोनॉमिक प्लानिंग है सर, इकोनॉमिक प्लानिंग इज ऑल अबाउट रिसोर्सेज की एलोकेशन करवाना, और वो भी ऑप्टिमम एलोकेशन करवाना, एंड प्लस कीपिंग इन माइंड द नेशनल प्रायोरिटी को देखते. आपको कभी भी ना तो रिसोर्सेज को यूज करने से रोका गया है, ना कभी रोकेंगे. क्लियर. जब तक आप रिसोर्सेज की इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करते रहें, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते रहें, किसी को इस बात से कोई दिक्कत नहीं है.
क्लियर। तो बेसिकली सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा, सेंट्रल अथॉरिटी का मतलब क्या हुआ, प्लानिंग कमीशन, जो एक इस पर्पस के लिए पर्टिकुलरली बनाई गई है, जिसको इंडिया की कमांड प्रोवाइड की गई है कि सर आप लोग इनके जो भी पॉलिसीज हैं वो बनाओ, प्लान्स बनाओ, ताकि इंडिया को नेक्स्ट आगे क्या किया जाए, ग्रो एंड डेवलप किया जाए। क्योंकि अभी तक तो तुमने सिनारियो देखा है कि 47 में तो आप दो वर्ड यूज करते थे कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो क्या है, स्टैग्नेंट एंड क्या है, बैकवर्ड। तो आगे तुम्हारी मर्जी से, हमने तो प्लानिंग कमीशन के हाथों सौंप दिया कि आप देखो सर नेक्स्ट आगे इसको कैसे चलाना है, कैसे नहीं। तो इन्होंने सर इकोनॉमिक प्लानिंग करना क्या करा, स्टार्ट करा। सो इन सिंपल वर्ड्स, व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग सर? प्लानिंग अबाउट optimum utilization of resources or allocation of resources keeping in mind the national priority, कि सर उसका पहले यूज कहां बनता है सर वहां यूज करो, ना कि रिसोर्सेज को वेस्ट करते फिरो। और वैसे भी हमारे पास कितने के रिसोर्सेज हैं, 47 में काफी सारे रिसोर्सेज तो आपके एक्सप्लॉयट कर दिए गए थे बाय द ब्रिटिशर्स। हमारा और कोई मोटिव नहीं है सर, जस्ट इतना सा मोटिव है कि अब संभलने का टाइम है, संभाल लिया जाए, अदरवाइज पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, हमारा इंडिया ही बिखर जाएगा। क्लियर। तो यहां पे सर देन नेक्स्ट ऑन आपके पास वर्ड क्या आया कि अल्टीमेट आज की डेट में प्लानिंग कमीशन तो नहीं, क्लियर। यहां पे वर्ड आपने रीड आउट किया कि जनवरी 15 से प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, नीति आयोग, जो एट प्रेजेंट ये 5 ईयर प्लानिंग्स एंड जो भी काम है ये सारा का सारा कौन करते हैं, नीति आयोग। नीति भी किसको बोलते हैं, पॉलिसीज। पॉलिसीज जो प्लान्स हम लोग बनाते हैं उसका नाम नीति आयोग, थोड़ा हिंदी में नाम दिया गया। क्लियर। बट अल्टीमेट सर, अल्टीमेट हाँ, बट ये जो 1950 में वो जो प्लानिंग कमीशन स्टार्टिंग में बनाई गई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी प्लानिंग में, उनकी सुपरविजन में ये प्लानिंग कमीशन बनाई गई थी। जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस, वन मोर, समटाइम्स कभी ना कभी किसी 1 मार्क में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट इज सर, हमारे यहाँ पे 2 स्फीयर्स ऑफ प्लानिंग होती है, वन इज इकोनॉमिक स्फीयर एंड सेकंड इज सोशल स्फीयर। क्लियर। कभी भी किसी भी कंट्री को ग्रो या डेवलप करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक प्लानिंग ही नहीं, क्योंकि मानना चलो इकोनॉमिक प्लानिंग अगर आप करते हैं वो डायरेक्टली आपकी इकोनॉमी को इकोनॉमिकली क्या करती है, स्ट्रॉन्ग करती है, फाइनेंशियली क्या करती है, स्ट्रॉन्ग करती है। क्लियर। तो मुझे सर हमारी इकोनॉमी के लिए सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक प्लानिंग ही नहीं, जो हमारी कंट्री का जीडीपी या डेवलपमेंट रेट बढ़ाए वो तो चाहिए ही चाहिए, साथ में सोशल स्फीयर भी यहाँ पे क्या होना चाहिए, अच्छा, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड, लोगों की एजुकेशन, लोगों की हाइजीनिक फैसिलिटीज, ये भी तो वहां पे काउंट करती है। अब ऐसे बहुत सारे शहर हैं नॉर्मली जहां पे सर इकोनॉमिकली तो बहुत साउंड है, फाइनेंशियली तो बहुत साउंड है, बट सोशली बिल्कुल डाउन, लिविंग स्टैंडर्ड बिल्कुल डाउन, लैक ऑफ एजुकेशन बिल्कुल खत्म। तो सर वहां पे हम ये नहीं कह सकते कि आपका इंडिया ऑल ओवर क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। सर ऐसे कोई हमें ग्रोथ नहीं चाहिए, हमें दोनों स्फीयर्स को ध्यान में रखते हुए हमें क्या चाहिए, ग्रोथ चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज बेसिकली कॉम्प्रीहेंसिव प्लानिंग। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि सर कॉम्प्रीहेंसिव प्लानिंग का मतलब क्या है। दोबारा, प्लानिंग दैट कवर्स बोथ the social and economic spheres of growth is called as comprehensive planning. comprehensive का मतलब होता है डिटेल्ड के अंदर दोनों को ध्यान में रखते हुए, दोनों मतलब सर इकोनॉमिक स्फीयर एंड प्लस आप लोगों का जो सोशल स्फीयर है, दोनों को ध्यान में रखते हुए जो प्लानिंग की जाए, दैट इज कॉल्ड एज कॉम्प्रिहेंसिव। सर इकोनॉमिक में जैसे जीडीपी क्या होता है, जिसमें जीडीपी, सर जीडीपी होएगा ना, बिल्कुल इकोनॉमिक स्फीयर्स का मतलब जो डायरेक्टली जीडीपी को लाइक, जीडीपी को रेज करे। क्लियर। बट सोशल वाली जो है वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपकी जीडीपी को क्या करती है, कंट्रीब्यूट करती है, नॉट डायरेक्टली लाइक इकोनॉमिक। क्लियर। तो 5 ईयर प्लान इन इंडिया में आप लोगों ने जो बेसिकली मैंने चार्ट यहाँ पे ऑलरेडी बनाया हुआ साइड पे, सर वैसे तो आपका 5 ईयर प्लान कंटिन्यूटी में हर साल चलते रहे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इन बिटवीन कभी कोई एनुअल प्लान्स नहीं बनाए गए। ये 3 अलग अलग टाइमिंग्स में एनुअल प्लान्स के थ्रू ही सिस्टम चला, जिसमें से 66 टू 69 3 साल एनुअल प्लान्स बनाए गए। क्लियर। 79 टू 80 एंड 90 टू 92 ये सर अपने 6 एनुअल प्लान्स क्या किए गए थे, ड्रॉ किए गए थे। बाकी तुम्हारा वही फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, आगे से आगे कंटिन्यूटी में चलते। क्लियर। बट समटाइम्स ड्यू टू इनके कोई अच्छा, दूसरी बात,
जितने भी डिफरेंट 5 ईयर गोल्स होंगे, जितने भी डिफरेंट 5 ईयर्स की प्लानिंग है, हर प्लानिंग के अपने अपने क्या हैं, गोल्स। क्लियर? क्योंकि देखो सिंपल सी बात, नीड को देखते हुए, टाइमिंग को देखते हुए, जो उस टाइम पे आपको रिक्वायर्ड था, आपने उस अकॉर्डिंग टू अपने गोल्स को क्या करा, अडॉप्ट करा, एंड अकॉर्डिंग टू दैट क्या करी, प्लानिंग करी। बट कहता सर जो मर्जी कह लो, फिर भी स्टिल आप लोगों के कुछ कॉमन गोल्स तो होते ही होते, जो हर 5 ईयर प्लान के अंदर क्या होंगे, कवर करेंगे। और वही इस टॉपिक के अंदर 4 पॉइंट्स आपके सामने क्या किए हुए हैं, वन बाय वन डिस्कस किए गए। क्लियर? बट सर उससे पहले ये एक पर्सन सर प्रोफेसर पीसी महालेनोबिस, क्लियर, जिनका सेकेंड 5 ईयर प्लान की सारी आर्किटेक्चरशिप उसको बनाया गया। क्लियर? वो किसके द्वारा बनाया गया, इनकी गाइडेंस के अंडर बनाया गया। क्लियर? प्योरली यहाँ पे लिखा भी हुआ है सर क्या, he made a landmark contribution to Indian planning during the second 5 year plan, which he developed a model of industrial investment. इन्होंने मेन फोकस किसके ऊपर करा, इंडस्ट्री को ग्रो करो, ऑटोमेटिकली आपकी कंट्री भी क्या करेगी, ग्रो करेगी। क्लियर? नेक्स्ट इज, यहाँ पे सर कुछ ये इनका डाटा बेस्ड प्रोवाइड किया गया, जो भी पॉइंट्स हैं यहाँ पे, जस्ट टू मिनट सामने वेट करिए प्लीज। नेक्स्ट आगे, नीड फॉर प्लानिंग इन इंडिया। अब यहाँ पे आपका बात आती है सर प्लानिंग की नीड क्यों है। अब कहते जी एक बात बताओ, ताजे ताजे आप लोग एक्सप्लॉयड होकर आए हो, रिसोर्सेज आपके पास इतने नहीं है, अगर हमने आते ही सारी की सारी इकोनॉमी किसके हाथों में दे दी, प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दे दी। प्राइवेट सेक्टर तो प्योरली किसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेता है, प्रॉफिट्स, दैट इज डिमांड सप्लाई मार्केट फोर्सेस। फिर तो सर मतलब अल्टीमेट आपके मार्केट के डाउन जाने के चांसेस ज्यादा हैं, स्टैंड एंड सरवाइव करने के चांसेस बहुत कम है। हमें तो कोई ऐसा सेक्टर चाहिए, हमें तो बेसिकली यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल ज्यादा चाहिए कि बेसिकली नेशनल प्रायोरिटीज को ध्यान में रखते हुए रिसोर्सेज को यूज करना, दैट इज द फॉरमोस्ट थिंग। क्लियर? और अगर हमने प्राइवेट सेक्टर को कह दिया, प्राइवेट सेक्टर नहीं किसी की सुनेगा, ये तो प्योरली अपने प्रॉफिट के अकॉर्डिंग चलेंगी, या तो तेरी इकोनॉमी बहुत राइज कर देगी या बिल्कुल ही डाउन चली जाएगी। और पहले सर आप थोड़ी सिचुएशन समझो, आप स्टैंड कहां करते हैं, आप ऐसे टाइम पे हैं, ऐसे टाइम पे हैं जहां पे रिसोर्सेज की आपके पास पहले ही कमी है। क्लियर? एंड ऊपर से पूरा का पूरा देश नेक्स्ट आगे हमने क्या करना है, चलाना है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ही संभाल पाएगी, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर नहीं संभाल पाएगा। प्राइवेट सेक्टर तो क्या है, जब तो प्रॉफिट है तब तो है, एंड जिस टाइम पे प्रॉफिट नहीं है तभी क्या कर जाते हैं, बैकआउट कर जाते हैं। फिर ऐसे का हमने करना भी क्या। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक सिस्टम एंड प्लानिंग इन इंडिया। स्टार्टिंग से आपको पता है हमारे तो यहाँ पे जो इकोनॉमी रही है वो कौन सी रही है, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है, जहां पे पब्लिक सेक्टर प्लस प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम चलाते हैं। क्लियर? ना तो प्योरली कैपिटलिस्ट ना प्योरली सोशलिस्ट, हम दोनों के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्लियर? जिसमें पब्लिक सेक्टर भी काम करेगा, प्राइवेट सेक्टर भी काम करेगा, बट लीडिंग रोल किसके पास होगा, पब्लिक के पास होगा। क्लियर? क्योंकि स्टार्टिंग ग्रोइंग एज है, ग्रोइंग स्टेज है। एंड वैसे भी सर ये तो आप नेक्स्ट टॉपिक भी पढ़ चुके हैं, 1950 से लेके 1990 तक मेन रोल प्ले में रहा ही कौन है, गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर। प्राइवेटाइजेशन तो तेरी 1991 में हुई, उसके बाद जाके मेन कमांड इसको प्रोवाइड की गई है, प्राइवेट सेक्टर को प्रोवाइड की गई है। अदरवाइज पहले प्राइवेट सेक्टर तो नाम का था, जस्ट एज अ सपोर्टिंग हैंड, बट सर मेन लीडिंग रोल में आज भी कौन था, मतलब उस टाइम पे आपका पब्लिक सेक्टर। क्लियर? एक साइड बॉक्स आपका गिवन है सर, व्हाट इज द फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस। फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस मींस टोटल डिसीजंस, इकोनॉमिक डिसीजंस जब डिमांड एंड सप्लाई को ध्यान में रखते हुए करे जाएं, दैट इज कॉल्ड एज फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस। और ये फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस कौन से सेक्टर में चलता है जी, प्राइवेट सेक्टर में, जहां पे उनका प्योर मोटिव ही क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड नो सोशल वेल्थ। क्लियर? तो आफ्टर दैट यहां पे हमने नेक्स्ट पेज से इकोनॉमीज को डिवाइड करना स्टार्ट करा। 3 तरह की इकोनॉमीज आप लोगों ने डिस्कस करी। वन इज सबसे पहले कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, नंबर 2 सोशलिस्ट इकोनॉमी, एंड नंबर 3 इज मिक्स्ड इकोनॉमी। अल्टीमेटली हमारे तो यहाँ पे स्टार्टिंग से ही रूल जो चल रहा है वो कौन सा चल रहा है सर, मिक्स्ड इकोनॉमी रनिंग है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो जहां पे प्योरली सारे इकोनॉमिक डिसीजंस कीपिंग इन माइंड द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को देखते हुए करे जाएं, नो सोशल वेलफेयर। क्लियर? जहां पे सोशल वेलफेयर नाम की कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर है ना सर। प्राइवेट सेक्टर तो प्योरली फिर अपनी जेब देखेगा, उसको क्या मतलब कि सोशल वेलफेयर हो रहा है या नहीं हो रहा, कोई मतलब नहीं।
क्लियर? तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मींस जहां पे प्योर डिसीजन जो है वो डिमांड सप्लाई को देखते हुए क्या किए जाएंगे, डिसाइड किए जाएंगे। क्लियर? तो बाकी सर आपको ये भी तो पता होगा ना, आप प्राइवेट सेक्टर की इतनी क्यों चला रहे हो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ऐसा क्यों होता है? बिकॉज द मेन थिंग इज ऑनर्स जो हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के जो ऑनर है वो कौन है? प्राइवेट सेक्टर खुद है। तो जिसके रिसोर्सेज वो अपने अकॉर्डिंग यूज करे। अब जैसे ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैं अपनी प्रॉपर्टी को जैसे मर्जी यूज करूं, गवर्नमेंट को इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। क्लियर? बट जहां पे रिसोर्सेज किसके होंगे, गवर्नमेंट के होंगे, वहां पे गवर्नमेंट अपनी चलाए। सर यहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में फर्स्ट पॉइंट आप लोगों के पास लिखा हुआ है, देयर इज अ प्राइवेट ओनरशिप ऑफ मींस ऑफ प्रोडक्शन। अरे जितने भी रिसोर्सेज हैं सारे किसके हैं? प्राइवेट सेक्टर के हैं। तो जिसके रिसोर्सेज वो अपने अकॉर्डिंग क्या करें, यूज करें। और प्राइवेट सेक्टर का दिमाग सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट से चलता है कि अगर प्रॉफिट होगा तो हम काम करेंगे, नहीं होगा तो बैकआउट करेंगे। क्लियर? तो अल्टीमेटली देख, थर्ड पॉइंट भी डबल टिक क्या लिखा हुआ है, ओनली दोज गुड्स आर प्रोड्यूस्ड, सिर्फ वो बनाओ जो मार्केट में बिकेगा, प्लस तुझे 2 पैसे अच्छे देके जाएगा, प्रॉफिट देकर जाएगा, वो चीज बनाओ। अब क्या यहाँ पे रिसोर्सेस को लेकर गवर्नमेंट आपको कुछ कह सकती है क्या? नहीं सर। क्यों? रिसोर्सेस किसके हैं? आपके खुद के। तो आपके मन में जो आए सर आप अपने अकॉर्डिंग टू चलते रहें। तो मतलब यहां पे तो एक वर्ड क्लियर हो गया कि आपकी ओर से कोई भी सोशल वेलफेयर नाम की चीज नहीं होगी। सर बटल तो गलत हो जाएगा, ये तो बहुत गलत हो जाएगा। अब जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग हैं, जो डाउन रैंक लोग हैं, उनका कौन करेगा सर? उनका ख्याल कौन रखेगा? क्योंकि ये तो प्राइवेट सेक्टर वाले हैं, तो धीरे धीरे करते करते मार्केट को बहुत अप ले जाएंगे, फिर तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा आ जाएगी। तो ऐसे लोगों का ख्याल कौन रखेगा सर? फिर तो धीरे धीरे इन लोगों की परचेजिंग पावर बहुत ही कम हो जाएगी, जिनके लिए सरवाइव करना भी क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो वही है ना सर, कुछ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स तो हमेशा रहते ही रहते हैं। आप अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जाते हो, इसका सबसे बड़ा मेरिट क्या है? ये तेरे जीडीपी रेट को शूट अप करेगा एंड प्रॉपरली, जिसको हम नॉर्मली वर्ड बोलते हैं कि यहां पे जो ग्राफ बनेगा जीडीपी रेट का सीधा ऐसे। क्यों? एवरी एक्शन टेकन बाय द प्राइवेट सेक्टर लीड्स टू प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट होगी, इनकम होगी, जीडीपी रेट अपने आप क्या करेगा, राइज करेगा ही करेगा। क्योंकि सर यहाँ पे, हाँ डीमेरिट यहाँ पे क्या हुआ, डीमेरिट क्या है सर, कि यहाँ पे आप कलेक्टिव इंटरेस्ट को इग्नोर करते हुए, सेल्फ इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए आप अपना क्या करते हो, काम। मेरे को मतलब नहीं है दुनिया से, मेरे को मतलब है अपने रिसोर्सेज से, कि मेरे रिसोर्सेज हैं, मेरी जेब भरनी चाहिए, अपना काम चलना चाहिए, अपने को मतलब। तो यहाँ पे डीमेरिट क्या हुआ आपका, नो सोशल वेलफेयर। नेक्स्ट आगे इसी बात को कट करते हुए दूसरी नेक्स्ट इकोनॉमी जो आई वो कौन है, सोशलिस्ट इकोनॉमी। मैं बहुत डीपली तो डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, बट एक जस्ट ओवरव्यू आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, ताकि नेक्स्ट वन जब इसको आप रीड आउट करें, क्लियर, आप लोगों के लिए इजी हो जाए। बट आपने तो इसको थोड़ा अच्छे से गो थ्रू करना है। क्लियर? यस, सोशलिस्ट इकोनॉमी में सर बिल्कुल रिवर्स। अब जितने भी डिसीजंस होंगे वो कीपिंग इन माइंड द सोशल वेलफेयर ऑफ द पीपल, सोसाइटी, लोगों का सोशल वेलफेयर ध्यान में रखते हुए सारे के सारे डिसीजन लिए जाएंगे, बिकॉज रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय किसके द्वारा, गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट तो सर पहली प्रायोरिटी किसको प्रोवाइड करेगी? ऐसी बात नहीं है गवर्नमेंट पैसा नहीं कमाती, ऐसी बात नहीं है कि गवर्नमेंट प्रॉफिट नहीं कमाती, प्रॉफिट कमाती है, सब कुछ है, बट सर सोशल वेलफेयर को थोड़ी ज्यादा क्या दी जाती है, वेटेज दी जाती है। क्लियर? तो यहाँ पे सर फीचर्स में तो चलो वही पॉइंट जो उसके थे इसका रिवर्स हो जाएगा। मेरिट्स में जो अल्टीमेट उसका डीमेरिट था कैपिटलिस्ट का, वो इसका मेरिट हो जाएगा कि आप किसको प्रमोट कर रहे हो, इक्वालिटी को प्रमोट कर। क्लियर? कैसे? आप अल्टीमेटली जितने भी तुम्हारे ये लो ग्रेडेड पीपल हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग हैं, आप उन लोगों की क्या कर रहे हो, मदद कर रहे हो। क्लियर? जैसे मान लो रिच क्लास पे टैक्स लगाना, गरीबों को सब्सिडी देना, ये अपने आप में क्या है, एक इक्वालिटी लाने का पॉइंट है। बट इसमें डीमेरिट सबसे बड़ा है। डीमेरिट क्या होगा सर, अगर ऐसे ही आप लुटाते रहे, ऐसे ही रिसोर्सेस खत्म होते रहे, जबकि तुझे ये भी नहीं पता तेरी इंटेंशन सही हो, एक्चुअल बेनिफिट जिसको मिलना चाहिए उसको तो मिल नहीं रहा, एंड बेनिफिट किसी और को मिलते जा रहे। जैसे आपने वो एग्रीकल्चर सब्सिडीज के केस में पढ़ा था कि सब्सिडी देना अच्छी बात है या बुरी बात है। सर ये तो डिपेंड करता है ना, बुरी बात इसलिए है कि मिस एप्रोप्रिएशन होती है, मिलनी किसको चाहिए सब्सिडी, ले कोई रहा। तो आप अल्टीमेटली सर ये अगर लुटाते रहे तो आपके रिसोर्सेज और क्या जाएंगे, डाउन जाएंगे।
माड़ी मोटी तरक्की जरूर होगी, बट यहाँ पे उतनी नहीं हो पाएगी जितनी कैपिटलिस्ट में होती थी। यहाँ पे तुम्हारी जो बेसिकली ग्रोथ रेट है, जीडीपी रेट है, वो क्या होगा, थोड़ा स्टीपर होगा, ऐसे स्लो राइजिंग। कहां तो सर उसमें कितनी थी, उसमें क्या थी, स्ट्रेट डायरेक्टली, और इसमें आपकी क्या होगी, थोड़ी सी बेंड होती हुई, स्लो 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 इकोनॉमी क्या करेगी, रेज करेगी। तो अल्टीमेट सर वही बात है, मेरिट डिमेरिट तो हर जगह है, बट यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो कम, बट इक्वालिटी की ओर, इक्विटी की ओर थोड़ा ज्यादा फोकस किया जा रहा है। मिक्स्ड इकोनॉमी में आपने क्या पढ़ा सर, जहां पे रिसोर्सेज क्या होंगे, कंबाइंड, मिलकर काम करो, आप अपना काम करें, मैं अपना काम करूंगा, कोई रोक टोक नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं है, क्लियर। तो हमें सर इन बातों से कोई चक्कर नहीं है। अल्टीमेट आप अपना फोकस करें, हम अपना फोकस करेंगे, आप पैसा कमाएं, हम सोशल वेलफेयर करेंगे, मिलकर इकोनॉमी चलाएंगे, मिलकर इकोनॉमी चलाएंगे। बट स्टार्टिंग में हमेशा लीडिंग रोल तब भी किसका था, पब्लिक सेक्टर का, क्लियर। प्राइवेट सेक्टर तो साइड बाय साइड क्या कर रही थी, सपोर्टिंग, इतना मेन रोल प्ले नहीं था। तो दिस इज ऑल अबाउट आपका मिक्स्ड इकोनॉमी। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या था, आपके ट्विन ऑब्जेक्टिव, मिक्स्ड इकोनॉमी का ट्विन ऑब्जेक्टिव। ट्विन ऑब्जेक्टिव मतलब डबल साइड, पहली बात जीडीपी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्लस मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्लस सोशल वेलफेयर। देख तेरा काम भी चला, मेरा काम भी चला, तो मिलकर काम कर लो, जरूरी थोड़ा कि लड़ना है अपने किसी बात के लिए, क्लियर। नेक्स्ट आगे, आफ्टर दैट हमारे स्टार्ट हुए सर कॉमन गोल्स। कॉमन गोल्स में अपने पॉइंट पड़े 4। पहला जीडीपी ग्रोथ, पहला जीडीपी ग्रोथ, क्लियर। दूसरा बेसिकली अपने आप में क्या था सर, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री या मॉडर्नाइजेशन करना, क्लियर। तीसरा सेल्फ सफिशिएंट एंड सेल्फ रिलायंट होना, एंड फोर्थ क्या था, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, क्लियर। दोबारा 4 पॉइंट्स, क्लियर। नंबर वन आप लोगों ने क्या बोला, जीडीपी, लोगों का क्या था, मॉडर्नाइजेशन, ऐसे तो डिटेल में जाएंगे तो सही सर, इंडस्ट्री की, क्लियर, इंडस्ट्री की। नेक्स्ट नंबर, बनाना खुद को, एंड सेल्फ डिपेंडेंट, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना, आप अपने जितना तो कर सको ना कम से कम, कि हमें किसी दूसरी कंट्री के ऊपर क्या ना होना पड़े, डिपेंड ना होना पड़े, क्लियर। एंड नंबर फोर आप लोगों का क्या था, इक्विटेबल, कि जितनी भी आप लोगों की इनकम एंड वेल्थ है, जितनी भी आप लोगों की इनकम एंड वेल्थ है, उसको इक्विटेबल, जो पर्सन जितना कैपेबल है, जो पर्सन जितना कैपेबल है उसके बराबर आप उसको क्या करें, पे आउट करें। एटलीस्ट उतनी इनकम एंड वेल्थ तो उसके पास होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि इक्वल करो, कि डाउन रैंक और जो अपर क्लास है दोनों को बराबर कर दो, ये कभी नहीं कहा गया। आपको जस्ट क्या कहा जा रहा है कि आप सर इक्विटेबल, जिसका जो बनता होगा, जो कैपेबल होगा, जो कॉम्पिटेंस होगी, उसके अकॉर्डिंग टू क्या करवाएं, पे आउट करो। क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब जीडीपी ग्रोथ थोड़ा सा डिटेल में सर देखें। जीडीपी को ग्रो करने के आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं, साइड पे रीड आउट करो क्या लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। टू वेज ऑफ इंक्रीजिंग द जीडीपी आर, पढ़ना जी शिवांश। डिस्कवरी ऑफ नंबर 1 of more and more resources in the country that increases resource basis of आप हमें कह रहे हैं कि सर जीडीपी रेट को बढ़ाते जाओ, जीडीपी ग्रोथ करते जाओ। देखो जी, हम तो करने को तैयार है। अगर रिसोर्सेज होंगे, अगर रिसोर्सेज बचेंगे, तभी आपकी कंट्री नेक्स्ट आगे क्या करेगी, ग्रो करेगी ना। बट अगर मान लो सर आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं होंगे, तो आपकी कंट्री ग्रो भी कैसे करेगी, जीडीपी ग्रोथ भी कैसे होगी। तो कहता ढूंढो नए नए तरीके, नए नए बेसिकली सर रिसोर्सेज को फाइंड आउट करो, बट रिसोर्सेज होने चाहिए सर। एंड रिसोर्सेज अगर चलते रहेंगे, होंगे आपके पास, तो सर आपकी नेक्स्ट आगे प्रोडक्शन चलती जाएगी। देख जीडीपी ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ किसके साथ है सर, प्रोडक्शन के साथ, ये बात मान। और प्रोडक्शन किसके साथ है, 2 वर्ड्स, रिसोर्सेज एंड दूसरा टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इंप्रूव करो, नए नए टेक्नोलॉजी, नए नए इनोवेटिव मेथड्स ढूंढो, टेक्नोलॉजी को यूज करो, एंड अपनी कॉस्ट कटिंग को डाउन करो। नेचुरली जितना प्रॉफिट ज्यादा होगा, अल्टीमेट आप उतना नेक्स्ट वन क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। तो हमारे हाथों में नहीं, आपके खुद के हाथों में है कि कैसे जीडीपी रेट को बढ़ाया जाए। 2 तरीके हैं, रिसोर्सेज एंड सेकंड वर्ड इज इनोवेटिव, पढ़ना जी, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी that enhances productivity or output per बिल्कुल unit सर। of जब तक आपकी आउटपुट ग्रेटर देन क्या होगी, इनपुट होगी, आप ग्रो करेंगे ही करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट आगे नंबर 2 पॉइंट पे आपने क्या रीड आउट करा, क्लियर। अब जैसे ये वाले होते हैं ना, जो ऊपर जैसे बॉक्सेस गिवन है, इसको जस्ट वन टाइम रीड कर लिया, एंड अगर कोई पॉइंट अच्छा है, जैसे जब आपने डिटेल्ड पढ़ा था, ये सारे रीड आउट करे थे, क्लियर, तो जो लाइन अच्छी होती है उसको जस्ट अंडरलाइन कर लिया कि नेक्स्ट टाइम आपने ये एक बार देखना जरूर है।
और ये स्ट्रक्चरल चेंजेस या स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन की बात कर रहा है। इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर में कितना कितना कौन कौन परसेंट टर्शरी सेक्टर में, 3 ही है तेरे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ये तेरा स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन क्या है एंड चेंजेस कहां से क्या हुई, ये उसके रिगार्डिंग टू डिस्कशन हमारी हुई थी। नेक्स्ट आइए सर, मॉडर्नाइजेशन। अब एक चीज बता, मॉडर्नाइजेशन में आप लोग क्या कहेंगे सर? मॉडर्नाइजेशन में पॉइंट ये कि वो ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को उन्होंने क्या करा था, डिके, और मॉडर्न इंडस्ट्री को ग्रो करने नहीं दिया था। आप उसको ग्रो कर लीजिए। कहता जी कैसे सर? इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए नए नए मेथड्स फाइंड आउट करो और उसको अपनी इंडस्ट्रीज के अंदर क्या करो, एप्लीकेबल करो, सो दैट जितने नए तौर तरीकों से आप प्रोडक्शन करेंगे, मॉडर्नाइजेशन जितनी ज्यादा लाएंगे, उतनी सर प्रोडक्टिविटी आप लोगों की, मेन चीज है प्रोडक्टिविटी। मॉडर्नाइजेशन होने से प्रोडक्टिविटी आप लोगों की क्या, एफिशिएंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी। दिन रात करते रहना काम। और दूसरी बात, लेबर इंटेंसिव को थोड़ा कम करके कैपिटल इंटेंसिव की ओर भी क्या रखो, ध्यान रखो। थोड़ा मॉडर्नाइज हो ना, वही ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ क्या करते जा रहे हो, काम करते जा रहे हो। अगर तो सोच रहे हो कि जीडीपी को स्टैंड करना है, जीडीपी को अच्छे लेवल पे लेके जाना है, तो सर मशीनों से काम करना पड़ेगा। क्योंकि सर पर्सन फिर भी थक जाए, ह्यूमन लेबर फिर भी थक जाए, मशीनरी थकने वाले नहीं है, कॉन्टिन्यूटी में अपनी प्रोडक्शन करते रहे। अब जैसे नॉर्मली चाइना इतना ग्रो क्यों कर गया? क्योंकि सर वो विश्वास करते हैं सिर्फ प्रोडक्शन, बनाते रहो माल, दिखता अपने आप रहेगा। और उसका भी कारण क्या, तू बल्क में इतना बना, इतना बल्क प्रोड्यूस कर कि ऑटोमेटिकली तेरी कॉस्ट ही बहुत कम आ जाए, बहुत कम आ जाए। और कॉस्ट जितनी कम आएगी, आप उतना नेक्स्ट आगे अपना प्रॉफिट एड ऑन करके भी, प्रॉफिट एड ऑन करके भी सेल करो तो भी मार्केट में कितने का सेल होगा, सस्ते में सेल होगा। और सर हर चीज एक बराबर नहीं होती। समटाइम्स आप भी काउंट करते हैं, आप भी परचेजिंग करते हैं, हम खुद भी कई बार बोल देते हैं सस्ता सा नहीं है, कोई नॉर्मल सा नहीं है, मतलब इतना महंगे की हमें जरूरत नहीं है। तो उनको पता है कि सर हमारा प्रोडक्ट तो सेल होगा ही होगा। हाँ, क्वालिटी थोड़ी अच्छी कर दो, रेट कंपैटिबल कर दो, उसके अकॉर्डिंग टू रीजनेबल कर दो, तेरा प्रोडक्ट कभी फेल ही नहीं होगा। ये सारी चीज, दैट इज मॉडर्नाइजेशन। क्लियर? एंड नेक्स्ट इज सर, यहाँ पे अगला वर्ड आपके पास क्या आया? क्लियर? सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी। पहली बात सर, अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट करें। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी कहा गया, किस बात के लिए? कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाओ। तभी तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होते ही सबसे पहले एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के अंदर चेंजेस लाई गई। वो तेरे लैंड रिफॉर्म्स, टेक्निकल रिफॉर्म्स में ग्रीन रेवोल्यूशन को लेकर काफी बड़ा टॉपिक आपका डिस्कस किया गया। क्लियर? क्योंकि जब तक आप सेल्फ सफिशिएंट नहीं होंगे, सेल्फ सफिशिएंट का मतलब क्या है सर? हमें किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। वी आर सेल्फ सफिशिएंट कि अगर हमारे यहाँ पे कभी कुछ होता भी है ना, अगर मान लो कभी कोई ऐसे केसेस आते भी हैं, क्लियर, कि मान लो फ्लड्स के कारण या कोई नेचुरल कैलामिटी के कारण यहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान हो गया, तो इंडिया अपने आप को संभाल नहीं पाएगा। ऐसा काम नहीं होना चाहिए। पहले तो अपने आप को खुद के बराबर करो कि मुझे अगर कल को कुछ हो जाए तो मुझे किसी से मांगना ना पड़े। अपना सेल्फ कंटेन्ड, सेल्फ रिलायंट है, खुद पे डिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंडेंट। क्योंकि पर्सन की कमजोरी ही कब दिखती है, एक देश की कमजोरी ही कब दिखती है, जब वो दूसरों पे क्या होता है, डिपेंडेंट। क्लियर? अब आपने लॉट ऑफ केसेस चाहे आर्मी में भी देखे हैं, नॉर्मल भी देखे हैं, कोई कंट्री स्ट्रांग नहीं होती और वो दूसरों के ऊपर क्या होती हैं, डिपेंडेंट। और अगर कोई अनदर कंट्री उन पे किसी तरह का प्रेशर क्या करेगी, मेंटेन करेगी कि आपको ऐसा करना है, आपने ये करना है, वो उनको या तो मानना पड़ेगा, या तो मानना पड़ेगा। अभी पीछे जो अपनी ये वॉर कितनी तो हुई थी इजराइल एंड और उनके बीच में, क्लियर, तो सारा ही टोटल डिस्ट्रक्शन ही हुई है। और क्या मिला उसमें? क्योंकि एक छोटी है सर, दूसरे के पास पावर बहुत है, तो पावर वाला पर्सन तो फिर यूज करेगा करेगा। फिर आप अपने आप को सेल्फ रिलायंट क्यों नहीं बनाते हुए? आप डिपेंडेंट क्यों हो किसी दूसरी कंट्रीज के ऊपर? अब किसी के ऊपर डिपेंड होना, पता नहीं सर वो टाइम पे साथ देगा या नहीं देगा। तो कभी भी अपने आप को डिपेंडेंट मत करो, किसी पे भी डिपेंडेंट मत करो। क्लियर? तो यहां पे सर हमने फर्स्ट 5-7 जो प्लान्स आप लोगों के थे, क्लियर, फर्स्ट 5-7 प्लान्स जो थे, सब में हमने मेन कोशिश करी अपने आप को सेल्फ कंटेन्ड करने की, सेल्फ रिलायंट करने की, ताकि हम किसी के ऊपर, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ना। नेक्स्ट आगे टॉपिक आपके पास क्या था सर? सर
इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विटी। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या था? क्या मैंने ये कहा कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करो? नहीं, इक्विटेबल, जो पर्सन जितने की कैपेबल है उसको उतने के अकॉर्डिंग उसके रिवॉर्ड्स, उसकी रेम्युनरेशन मिलनी चाहिए। क्लियर? जैसे पढ़िए जी, इकोनॉमिक ग्रोथ वुड बिकम a meaningless exercise if its benefit of growth accrue to only a handful of people in the society। अब आप कह रहे हो कि सर हमारी कंट्री तो ग्रो बहुत कर रही है, हमारी कंट्री तो अच्छा कमा रही है, कमाती होगी, बट सर उसको कंट्रीब्यूट करने वाले, उसका बेनिफिट लेने वाले कौन है? सिर्फ कुछ लोग ही हैं ना। तो यहाँ पे तो सर ऐसी इकोनॉमी का तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं। हम तो चाहते हैं जी वही बात, सबका साथ सबका विकास, वो काम है, खुद भी खाओ नेक्स्ट भी खिलाओ। अल्टीमेट काम तरक्की करनी है तो सबको मिलकर करो ना, अकेले थोड़ी। इसीलिए वर्ड बार बार हर 5 ईयर गोल के अंदर ये लिखा गया, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो आज की डेट में भी सर, आज की डेट में जितने भी गवर्नमेंट बजट बनते हैं सब में कॉमन वर्ड क्या चलता है? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कर। ये तो हमेशा लिया जाता है। आगे नेक्स्ट इज, हाँ जी पढ़िए, नोट द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन केयरफुल। नंबर 1, growth serves virtually no purpose in a society where rich tend to become rich and the poor continues to struggle even for the essentials of a life। एक चीज बताओ, नॉर्मली जैसे ग्राफ बना हुआ है, अगर तुम्हारा जीडीपी रेट राइजिंग है, जैसे तुम लोगों ने कहा जीडीपी रेट आप लोगों का राइजिंग है, क्या मतलब वहां पे वेलफेयर हो रहा होगा? क्या ये शो करता है कि जीडीपी का राइज होना मतलब वहां पे वेलफेयर होना, कि मतलब लोग वहां पे खुश हैं, अच्छे हैं? नो सर, ये तो कोई जरूरी नहीं है सर, ये तो कोई जरूरी नहीं है। ये चीज वहां से कहां से पता लगती है? वहां के इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन से। अगर तो सर देखो उस राइजिंग जीडीपी का बेनिफिट सब लोगों को एक्रू हो रहा है, नॉट ओनली टू द रिच क्लास, सबको एक्रू हो रहा है, तो सर हम क्या कहेंगे? यस, फिर तो ठीक है सर, आप राइज कर रहे हैं। बट अगर उस जीडीपी को कंट्रीब्यूट करने वाले सिर्फ कुछ लोग हैं, कुछ लोग हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, फिर तो सर कोई फायदा नहीं। फिर तो रिच बिकम्स रिच एंड पुअर तो आज भी वहीं का वहीं है। वो तो हमेशा क्या कहेगा? इंडिया की पॉलिसीज बिल्कुल बेकार, कि इसका तो बेनिफिट लेने वाले कौन है? प्योरली कुछ हैंडफुल पीपल हैं जो ये क्या कर रहे हैं? बेनिफिट्स एक्रू कर रहे हैं। आगे जैसे बेनिफिट ऑफ ग्रोथ must spread across all sections of the society Yes. so that the distribution of income becomes क्या हो जाए? इक्विटेबल हो जाए। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम implies social equality and this was one of the principal objective or goals of planning in India। और सर इसीलिए तो कह रहा हूँ कॉमन गोल्स के अंदर हमेशा आप लोगों के पॉइंट क्या रहे हैं? ये पॉइंट कॉमन रहे। और तुम आज की डेट में अगर मान लो 5 ईयर प्लानिंग आप लोगों की होती है, क्लियर, लेट इट बी, तो जितने भी अब तक आपके 5 ईयर प्लान्स बने हैं अब तक, हर गोल में, हर कॉमन 5 ईयर प्लानिंग में ये गोल्स रहे ही रहे। पहला तो फॉरमोस्ट, हर कंट्री चाहती है कि जीडीपी ग्रोथ हो। दूसरे नंबर पे आप सर मॉडर्नाइजेशन कौन नहीं चाहता? डे बाय डे वो भी हम चाहते हैं। क्लियर? तो ये कॉमन थिंग्स है सर अपने आप में। नेक्स्ट आगे सर, द लास्ट इज, ये वही बात आ गई मेरे वाली, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या फर्क है? क्लियर? नेक्स्ट आगे सर, आफ्टर दैट अचीवमेंट्स, की गोल्स के आपके अचीवमेंट्स क्या हुए? जो आप लोगों ने 5 ईयर गोल्स बनाए, 5 ईयर प्लान्स बनाए, क्या कोई बेनिफिट आपको एक्रू हुए? नंबर 1 इज यस, इंक्रीज इन द नेशनल इनकम हुआ। क्लियर? नंबर 2, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स आए, जो नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं, अबाउट द लैंड रिफॉर्म्स एंड द टेक्निकल रिफॉर्म्स। क्लियर? वो सारे ग्रीन रेवोल्यूशन को लेकर। क्लियर? सेल्फ सफिशिएंसी आप लोगों ने अचीव करी, ये भी बहुत बड़ा पॉइंट था। ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री को लेकर, ये भी कमिंग। मतलब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोगों ने पढ़नी ही क्या है? अचीवमेंट्स ही तो पढ़नी है। कहां से चले एंड कैसे आप लोग उसको अचीव करें, वही थिंग्स तो डिस्कस करनी है। इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों का क्या हुआ? इंप्रूव हुआ। क्लियर? एंड जैसे मैंने इकोनॉमिक में क्या बताया था? पीटीसी। पीटीसी मींस पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इकोनॉमिक के अंदर क्या आते हैं? पीटीसी। पी मींस पावर, टी मींस ट्रांसपोर्टेशन एंड सी का मतलब क्या होता है? 3 ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, अगर जितने ज्यादा ये स्ट्रांग होंगे आपकी कंट्री इकोनॉमिकली बहुत अच्छी होने वाली है। क्लियर? क्योंकि पावर नॉट जस्ट ओनली इलेक्ट्रिसिटी, एनी काइंड ऑफ फ्यूल जिससे प्रोडक्शन आपकी क्या होती है? रन, बेसिकली रिसोर्स है ही अपने आप में। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, इजीली सर एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना करना। एंड मेन आज की डेट में कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के बिना तो सर आपका वैसे ही अधूरे हैं। ये भी तो सर अपना क्या चल रहा है? कम्युनिकेशन ही तो चल रहा है।
टेक्नोलॉजी सर, टेक्नोलॉजी डायरेक्टली लीड्स टू द प्रोडक्शन, क्लियर। एंड सोशल में सर आपके आते हैं एजुकेशन एंड क्या आती है, हेल्थ, जो डायरेक्टली ना सही बट इनडायरेक्टली मोस्ट क्या करती है, सपोर्ट करती है। अगर आपके लोग यहाँ पे पढ़े लिखे होंगे, हेल्थ उनकी अच्छी होगी, तभी वो पढ़ पाएंगे, तभी वो नेक्स्ट आगे तरक्की कर पाएंगे। अब जैसे नॉर्मली हम स्टूडेंट्स को कहते हैं, जो हमारे पास सीए स्टूडेंट्स होते हैं और जो प्रोफेशनल कोर्सेज वाले हैं, कि भाई साहब अपनी बॉडी का, डाइट का ध्यान रखा करो, थोड़ा बहुत प्रॉपर डाइट लो, खाओ, ठीक है ना, रेस्ट करो, जितनी नींद चाहिए बॉडी को उतनी कम से कम स्लीप होना चाहिए सर। अगर सारा ही सर्कल आप क्या कर लोगे, डिस्टर्ब कर लोगे टेंशन ले लेकर, तो पढ़ोगे कैसे। एंड अगर एक कंट्री का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर वीक होगा, वहां की ह्यूमन कैपिटल कम होगी, तो फिजिकल कैपिटल क्या करेगी। एक सिंपल चीज बताओ, फिजिकल, अच्छा पहले तो 4M होती है, 4M, मैन, मटेरियल, मशीन, मनी, ये 4M है हमारे पास। मैं यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉपर एक्सप्लेन कर देता हूँ। 4M में हमारे पास कौन कौन आता है जी, मटेरियल एंड मनी। इन चारों से ही नेक्स्ट आगे आपकी क्या चलती है, प्रोडक्शन चलती है, चारों से प्रोडक्शन चलती है। अब एक चीज बता, मैन कौन से में आया, ह्यूमन कैपिटल। और आप एक चीज बताओ, तुम फिजिकल कैपिटल चाहे जितनी ही लगा लो, करोड़ों रुपए लगा दो सर, मटेरियल अच्छे से अच्छा, मशीन अच्छे से अच्छी, क्लियर, या मनी की कमी नहीं है सर, ये मानना, जब तक उस ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन कैपिटल अच्छी नहीं होगी, इनपुट देने वाला, उसको रन करने वाला अच्छा नहीं होगा, तुम जितना मर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर लगा लो, जितना मर्जी सर आप पैसा लगा लो, कोई वहां पे रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। आप ये मानिए आज की डेट में, जैसे प्रोफेशनल के केस में, मैं अपने केस में बोल सकता हूं, अगर मेरे में क्वालिटी है ना, अगर मेरे में क्वालिटी है, मैं जहां मर्जी बैठ के पढ़ाऊं, जहां मर्जी बैठ के कोई काम कर लूं, लोग मेरे को अप्रोच करेंगे ही करेंगे। जरूरी नहीं है कि मेरे केस में ये इंफ्रास्ट्रक्चर होना, सब कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, दिस इज द फॉरमोस्ट थिंग जिसके लिए आप यहाँ पे आए हैं, दैट इज नॉट द थिंग, दिस इज सेकेंडरी। द फॉरमोस्ट थिंग इज द ह्यूमन कैपिटल, वेयर, कि वहां पे कौन है सर, समझ गए ना। अब जैसे हमारे क्लाइंट्स हैं, ये तो चलो मेरी ओर से एक फैसिलिटी है कि बिल्डिंग रखी हुई है, अब मैं अगर मान लो बिल्डिंग ना भी लूं, मैं अपना घर से भी नॉर्मल अपना काम करता रहूं, तो भी क्लाइंट मेरे पास आएंगे। फिजिकल कैपिटल मैटर नहीं करती सर, फिजिकल कैपिटल से ज्यादा मैटर क्या करती है, ह्यूमन कैपिटल। अब एक स्कूल में, एक सिंपल सी बात बताओ ना, एक स्कूल में अगर पेरेंट्स अपना बच्चा वहां पे डाल रहे हैं, कीपिंग इन माइंड द फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल, प्रायोरिटी इज द ह्यूमन, वहां के टीचर्स, वहां का स्टाफ, वहां की एजुकेशन फैसिलिटीज, सेकेंडरी साथ में जुड़ जाता है, इतना पैसा दे रहे हैं कोई फैसिलिटी तो दे, वो साथ में जुड़ जाती है। बट सर अभी तक ये तो चलो आजकल उल्टा हो गया, आजकल पढ़ाई पढ़ाई तो है नहीं, मेन फिजिकल कैपिटल के ऊपर ज्यादा फोकस करने लगे कि हाँ यार हमारा बच्चा बढ़िया स्कूल में जा रहा है, ठीक है ना, कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज क्या है, अच्छी हैं, आजकल इसके ऊपर थोड़ा ज्यादा है। बट स्टिल ये सब चीजें ना कुछ देर की होती है जो आपको अट्रैक्ट करती है, बट द मेन थिंग जो आप में इनपुट प्रोवाइड करेगी, जो आप में वैल्यू एडिशन प्रोवाइड करेगी, वो तो कौन है, वहां की स्टाफ, वहां का ह्यूमन कैपिटल। सर ऐसे भी स्कूल्स हैं, ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नाम का तो बहुत ही कम कंट्रीब्यूशन है, मेन कंट्रीब्यूशन किस चीज का है, ह्यूमन कैपिटल, क्लियर। अब वहां पे नॉर्मली अगर हम बात करें सर, जिस ऑर्गेनाइजेशन का स्टाफ बहुत बढ़िया है, हाईली क्वालिफाइड है, नेचुरली सर उसने जब पढ़ाना है तो वो अपने अकॉर्डिंग पढ़ा देगा, जरूरी नहीं होता कि ये सारी थिंग्स मैटर करती है, क्लियर। ये तो ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग टू चेंज होना भी अपने आप में क्या है, एक जरूरी थी, क्लियर। एंड द लास्ट इज इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर भी सर आपने काफी सारी अचीवमेंट्स ली, बिकॉज जब आप सेल्फ सफिशिएंट हुए, सेल्फ रिलायंट हुए, तो आपने अपने आप को नेक्स्ट आगे एक्सपोर्ट की ओर, एक्सपोर्ट प्रमोशन की ओर क्या किया, ज्यादा फोकस किया, प्लस इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूशन ढूंढना, जिस पॉलिसी का नाम क्या था, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी, इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूट इंडिया में ही ढूंढना, जो नेक्स्ट चैप्टर के अंदर आप लोगों ने लास्ट पॉइंट कवर किया,
क्लियर? सो चलिए नेक्स्ट आगे, आई थिंक सो ये लास्ट था ना यहाँ पे, ये डन। चैप्टर 3 के अंदर आइए। चैप्टर 3 में स्टार्टिंग से अगर सबसे पहले तो सर इस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने जो पॉइंट डिस्कस करने हैं, मैंने सभी सिनारियोज के रिगार्डिंग डिस्कशन नहीं करनी, मुझे सिर्फ 3 पॉइंट्स के रिगार्डिंग डिस्कशन करनी है। पहला एग्रीकल्चर, दूसरा इंडस्ट्री एंड तीसरा ट्रेड। ट्रेड भी क्या सर? फॉरेन ट्रेड काइंड ऑफ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर। मुझे बाकी सिनारियोज के बारे में नहीं कहा गया, जबकि चैप्टर 1 में आपने 6 सिनारियोज रीड आउट करे थे, यहाँ पे जस्ट आपने 3। ये सबसे अच्छी चीज थी, ये लास्ट टू लास्ट सिलेबस में से क्या कर दिया गया था? कट कर दिया गया था। नहीं तो पहले सारे सिनारियोज दोबारा पढ़ाए जाते थे कि बताओ जी नेक्स्ट 40 इयर्स में आपने क्या अचीवमेंट्स करी। ये अच्छी चीज करी इन्होंने, मतलब सिर्फ 3 पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, वही थोड़े डिटेल ज्यादा कर, और मेन इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर ही ज्यादा। ये ट्रेड का तो सबसे लास्ट में एक पेज है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को लेकर, कि इंडिया में ही इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूट ढूंढा जाए, डोमेस्टिकली ही प्रोड्यूस किया जाए, प्लस हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हम लोगों ने इंपोर्ट्स को रोकने के लिए क्या करी? ड्यूटीज लगाई, टैक्स लगाए, प्लस मेन चीज इंपोर्ट के कोटास क्या कर दिए? फिक्स कर दिए कि अगर इंपोर्ट करना है ना तो लिमिट में करो, कायदे में करो, हमें कोई दिक्कत नहीं। बट ये नहीं है भर भर के इंडियन मार्केट को छोड़कर फॉरेन मार्केट से सारा का सारा सामान क्या कर रहे हो? इंपोर्ट कर रहे हो। कर लो, टैक्स दे दो, और जब टैक्स लग जाएगा चीज तो फिर वही बराबर पड़ गई। फिर इससे बढ़िया तो आप कहां से ले लेते? इंडिया से ही ले लेते। तो हमने सर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का, ट्रेड का, ये जो लास्ट कॉन्सेप्ट है, इसको लगाने का मोटिव ही हम लोगों का क्या था? इंडियन या डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर, ताकि सर इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए। अगर सर इनको बचाव नहीं किया गया तो अल्टीमेट हर पर्सन बाहर से इंपोर्ट करना क्या कर देगा? सपा। तो अल्टीमेट आप तो अपनी परचेजिंग पावर, इंडिया की परचेजिंग पावर किसको प्रोवाइड कर रहे हो? फॉरेन कंट्रीज को प्रोवाइड कर रहे हो। ये तो सर गलत हो जाएगा, ये नहीं सिस्टम चलना चाहिए। क्लियर? तो 1 बाय 1 सबसे पहले हमारे पास क्या आया सर? एग्रीकल्चर को लेकर। एग्रीकल्चर में 2 तरह के रिफॉर्म्स आपने पढ़े, पहला लैंड रिफॉर्म्स एंड दूसरा टेक्निकल रिफॉर्म्स। देख टेक्निकल को तो मैं नाम क्या दूंगा? ग्रीन रेवोल्यूशन। वो तो तेरा पूरा पेज, नेक्स्ट आगे 2-3 पेजेस जो है वो किसके ऊपर आने वाले हैं? ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर। उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके ड्रॉबैक्स क्या रही, उसको 2 फेसेस में जो लॉन्च किया गया, मिड 60s एंड मिड 70s में जो लॉन्च किया गया, कैसे लॉन्च किया गया, ये सारे थे। एंड एक लास्ट टॉपिक था एग्रीकल्चर। बेसिकली एग्रीकल्चर सब्सिडी देना अपने आप में वर्च्यू है या वाइस, वो हमने डिस्कशन। पहली बात लैंड रिफॉर्म्स में नंबर 1 पढ़ो जी, क्या लिखा हुआ है? एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज। जो चैप्टर 1 में नंबर ऑफ टाइम आप बोल चुके थे कि सर इंटरमीडिएरीज या लैंड रेवेन्यू सिस्टम अपने आप में बिल्कुल क्या था? गलत। बिकॉज एक्सटॉर्शन की जाती थी, काइंड ऑफ अमाउंट छीनी जाती थी। जितना आप लोग कमाते थे उतना आप लोगों से बाय वे ऑफ जमींदार्स क्या कर लेते थे? ले लेते थे। जब आपके पास बचता ही कुछ नहीं था तो इन्वेस्टमेंट कहां से आप करेंगे? इन्वेस्ट भी तो तभी कर पाऊंगा अगर मेरे पास कुछ बचेगा। अगर मेरे पास ही कुछ नहीं बचेगा तो अपन इन्वेस्टमेंट भी कहां से करेंगे? क्लियर? तो पहले तो इंटरमीडिएरी सिस्टम को क्या किया गया? अबॉलिश किया गया। अगर तुमने कोई टैक्स देना भी था तो डायरेक्टली किसको देना था? गवर्नमेंट। ये बीच का जो सिस्टम था ना इंटरमीडिएरी वाला, क्योंकि अब तो ये हटाने के बाद जमीनों का मालिक फार्मर को खुद ही बनाया गया कि फार्मर खुद में क्या बन सकते हैं? ऑनर बन सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। मतलब जो पहले कहते थे गल्फ बिटवीन, गैप बिटवीन द टीलर ऑफ द सॉइल एंड द ओनर ऑफ द सॉइल, ये गैप क्या कर दिया गया? कवर कर दिया गया। दूसरी बात, फिर तो सर आप कहोगे कि अल्टीमेट ऐसे तो एक पर्सन कितनी भी जमीन ले सकता है, बात तो फिर वही आ गई। नहीं सर, यहाँ पे एक और रिफॉर्म, सीलिंग ऑन द लैंड होल्डिंग्स। लैंड होल्डिंग्स पे क्या लगाएगी? सीलिंग लगाएगी कि एक फैमिली, एक मेंबर मैक्सिमम कितनी जमीन होल्ड करेगा। क्लियर? नेक्स्ट आगे थर्ड केसेस, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। और सर काफी केसेस में क्या होता था, आपके पास जमीन तो है बट वो ना फ्रेगमेंटेड है, अलग अलग जगह पे बिखरी हुई है। अब जितने अलग अलग जगह पे रिसोर्सेज होंगे, जमीन होगी, मेरे को उतने ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए होंगे। अब हमने क्या करा रिफॉर्म्स में कि अगर कोई ऐसा फार्मर जिसकी अलग अलग प्लेसेस पे क्या पड़ी है? जमीन पड़ी है, आप उसको छोड़ो, एक ही जगह पे इकट्ठी आपको क्या दे देंगे? जमीन।
मैं तो कह रहा हूं अच्छी बात है, उल्टा बेशक चाहे कम दे दे, तू बराबर भी छोड़, कम दे दे, कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर भी सेफ हूं, मैं फिर भी सेफ हूं। क्योंकि आप ये मान लो अगर 10 जगह मेरी जमीन अलग अलग पड़ी है, मैं कौन सा 10 जगह प्रेजेंट हो पाता हूँ? इधर गया तो उधर ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो सर एंड उतने मेन चीज इज उतने रिसोर्सेज तुझे हर फार्म के लिए क्या लेने पड़ेंगे? अलग लेने पड़ेंगे। कहां अगर एक ही साथ तुझे क्या दे दी जाए? जमीन दे दी जाए, तो आपके रिसोर्सेज शेयर हो जाएंगे, शेयर हो जाएंगे, इरिगेशन फैसिलिटीज आप लोगों की शेयर हो जाएंगी, कितना फायदा आप लोगों का हो जाएगा। तो सर कंसोलिडेशन को प्रमोट किया गया। और तुमने फिर कहा जो पर्सन सर कैपेबल नहीं है जमीन लेने की, जो पर्सन अपनी जमीन नहीं ले सकता तो किराए पे ले लो। कहते सर बात तो फिर वही आ गई, अगर किराए पे लेंगे फिर तो जमींदार जितना जितना नहीं, यहां पे भी रेंट को क्या किया जाएगा? रेगुलेट किया जाएगा। सरकार बताएगी कि उस जमीन का कितना रेंट मिनिमम बनता है, एंड उसी के अकॉर्डिंग टू वहां पे वो चार्ज किया जाएगा। सो आप लोगों को ये सोचने की जरूरत नहीं है कि आप दोबारा फिर उसी स्टेप में एंटर कर गए, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव फार्मिंग। बाकी सर आपको कोऑपरेटिव फार्मिंग के लिए क्या किया गया? प्रमोट किया गया, थोड़ा मिलकर काम करें, मिलजुल कर काम करें, ना कि सर अकेले अकेले होकर। वो तो वही बात है ना, जब तुम्हारी बार्गेनिंग पावर नहीं होगी, जब मिलकर काम नहीं करोगे, तो हर कोई पर्सन तुम्हें एक्सप्लॉयट करने की क्या करेगा? कोशिश करेगा। बट अगर मिलकर चलोगे तो फायदा निकलेगा निकलेगा। क्लियर? तो 5 वर्ड दोबारा बोल लीजिए फटाफट। लैंड रिफॉर्म्स में कौन कौन से थे? नंबर 1 abolition of intermediaries, number 2 is ceiling on land holdings, number 3 basically consolidation means इकट्ठा करना, number 4 is regulation of rent, and number 5 cooperative farm. सर वही बात है, लैंड रिफॉर्म्स में पार्शियल इंप्लीमेंटेशन रही, जमींदार फिर भी कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग में आज भी रहे। वही बात है ना, आपने कहा था जी सारी की सारी जमीन एक पर्सन नहीं ले सकता, कोई नहीं, रिश्तेदारी के नाम पे करवा, कोई किसी के नाम, कोई किसी के नाम पर, पावर तो मेरे पास ही है, जमीन तो मेरी ही है। क्लियर? तो वही है सर, प्रोज कॉन्स तो हर एक चीज के रह ही रहेंगे, बट सर मैक्सिमम बेनिफिट मिला ही मिला है। सबसे बड़ा बेनिफिट मिला टेक्निकल रिफॉर्म्स के साथ, जहां पे आप लोगों ने ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम सुना, और उसके कारण क्या थे? कारण क्या थे? ये 3 वर्ड तेरे साइड पे लिखे हुए, 3 कह लो, इसको 4 में डिवाइड कर लो, कुछ भी आप कह सकते हो। पहला सबसे इंपॉर्टेंट HYV सीड्स यूज कर। और सर एक बात समझ लो, ग्रीन रेवोल्यूशन का बैड या पॉजिटिव जो भी था, उसका कारण क्या था? इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर। आप लोगों की पहले तरक्की क्यों नहीं थी? आपकी पहले प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन डाउन क्यों थी? मैं कौन सा कमाता था? जितना मिलता था वो सारा का सारा जमींदार क्या कर लेते थे? एक्सटॉर्शन कर लेते थे, छीन लेते थे। हमारे पास जब बचता ही नहीं था, कहां से पेस्टिसाइड, कहां से तेरी इरिगेशन फैसिलिटी? वो भी रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करते थे, बारिश अच्छी होती थी तो प्रोडक्शन हो जाती थी, अदरवाइज वो भी डाउन। अब 2 पैसे बचने लग गए, क्योंकि लैंड रिफॉर्म्स ने, तेरे पिछले 5 पॉइंट्स ने फार्मर्स के हैंड में कुछ ना कुछ अर्निंग रखनी स्टार्ट कर दी। एंड अगर अर्निंग होगी तो हम नेक्स्ट आगे क्या कर पाएंगे? इन्वेस्ट कर पाएंगे। इन्वेस्ट करने का मतलब बढ़िया क्वालिटी के सीड्स, प्रॉपर पानी की समस्या को खत्म करा, इरिगेशन फैसिलिटीज। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़िया से बढ़िया फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स को प्रमोट किया गया। गवर्नमेंट खुद भी सब्सिडी देने लग गई ताकि एक फार्मर की फसल को बचाया जा सके। अब जब इतना ध्यान रखा जाएगा, क्यों नहीं आपकी प्रोडक्टिविटी में स्पर्ट इंक्रीज होगा? क्यों नहीं वहां पे सर इंक्रीमेंट होंगे? आपकी प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। क्लियर? तो यहाँ पे सर इसको ग्रीन रेवोल्यूशन नाम क्यों दिया गया? रेवोल्यूशन मींस चेंज। क्लियर? एंड ग्रीन मतलब सर एग्रीकल्चर के रिलेटेड है, क्रॉप्स के रिलेटेड है, इसलिए वर्ड इसको क्या दिया गया? ग्रीन रेवोल्यूशन। क्लियर? नेक्स्ट आगे सर, और सर ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण ही हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हो पाए, अदरवाइज हमारी कंट्री इतनी ग्रोइंग नहीं थी कि आप सेल्फ सफिशिएंट हो पाए। क्लियर? यस, एलिमेंट्स ऑफ HYV टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे सर इसको नाम दे दिया गया, इस पूरे 4 पॉइंट्स को नाम क्या दे दिया गया? HYV टेक्नोलॉजी, जिसमें यूज ऑफ HY सीड्स, क्लियर, प्रॉपर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, यूज ऑफ insecticides and pesticides, and sir last word is expansion of irrigation facilities। कि सर मेन ये जो रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंस है ना, इसको खत्म। कहता जी कैसे? बट रिसोर्सेज महंगे बहुत है, शेयरिंग में कर लो। किसने कहा कि हर फार्म
अपनी अपनी पानी की मोटर अलग अलग लगाए, शेयरिंग बेसिस पे कर लो। क्या नहीं होता सर, आप कॉस्ट क्या कर लो, आधी आधी कर लो, सिंपल सी बात है। जितने भी तुम्हारी जमीन है आप उसके अकॉर्डिंग शेयरिंग कर लो, रिसोर्सेज भी बचेंगे और दोनों का पर्पस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बट धीरे धीरे करते करते वही आपने पढ़ा ना कि 17% से 45% तक तो हम ऑलरेडी क्या कर चुके थे, कवर अप कर चुके थे। इरिगेशन फैसिलिटीज हमारी अच्छी हो चुकी थी। क्लियर। आफ्टर दैट टू डिस्टिंक्ट फेसेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन आपने पढ़ा 19 मिड 60s एंड मिड 70s में इसको लॉन्च किया गया। क्लियर। पहला फेस मिड 60s मिड 70s, दूसरा फेस मिड 70s मिड 80s। बट पहले फेस में आपने क्या पढ़ा कि सर इसको लिमिटेड क्रॉप्स पे लगाया गया, जैसे वीट एंड राइस, लिमिटेड एरियाज में लगाया गया, नॉट ऑल ओवर द इंडिया, जैसे पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। क्लियर। बट सर नेक्स्ट आगे मेन पॉइंट इज, मेन ड्रॉबैक जो रहा, सक्सेसफुल होने का कारण जो ना रहा वो क्या था, महंगा। अब ग्रीन रेवोल्यूशन सर है तो एक्सपेंडिचर काफी है, एक्सपेंसिव है। जो तो लार्ज फार्मर थे, बढ़िया फार्मर थे, ठीक है, जिनके पास तो दो पैसे अच्छे थे, वो तो इसको अडॉप्ट कर पाए। बट जो तेरे स्मॉल एंड मार्जिनल लैंड होल्डर्स हैं, छोटे छोटे फार्मर्स हैं, जिनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है पैसे की, वो बंदों ने क्या करा, उनको तो ग्रीन रेवोल्यूशन का कोई फर्क नहीं हुआ। तो दोबारा मिड 70s एंड 80s में, मिड 70s एंड 80s में ग्रीन रेवोल्यूशन को पहली बात तो काफी कवरेज के साथ, काफी क्रॉप्स एंड ऑल ओवर इंडिया में क्या किया गया, अप्लाई किया गया। फिर गवर्नमेंट को भी क्या कहा गया कि फार्मर्स को सब्सिडाइज्ड रेट पे क्या किया जाए, प्रोवाइड किया जाए, लोन्स प्रोवाइड किए जाएं, सब्सिडीज दी जाएं। और साइड पे देखो वर्ड क्या लिखा हुआ है, सो दैट। इतना कुछ क्यों किया, स्मॉल फार्मर्स ग्रीन रेवोल्यूशन का बेनिफिट ले सके। नहीं तो सर ये कर ही नहीं पाएंगे, एक्सपेंसिव है, महंगा है सर, पॉसिबल ही नहीं। क्लियर। नेक्स्ट आगे गेन्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, गेन्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, यस प्लीज फॉलोइंग पढ़िए जी। गेन्स में सर आपके पॉइंट्स क्या है, पहली बात एक तो क्रॉप प्रोडक्टिविटी आपकी इंक्रीज करी, सब्सटैंशियल राइज इन एक्रिएज। एक्रिएज का मतलब क्या होता है, एरिया अंडर कल्टीवेशन आपका डे बाय डे बढ़ता गया, क्योंकि लोगों को हौसला मिला ना कि अब एग्रीकल्चर को भी सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन बनाया जा सकता है, कि यहां से भी पैसा कमाया जा सकता है, ये सारी चीज। नेक्स्ट इज आगे फॉलोइंग, फॉलोइंग वर्ड ये इंपॉर्टेंट है जी, 1 मार्क्स पे। क्लियर। फॉलोइंग का मतलब क्या था, पहले आप लोगों को हर फसल के बाद कुछ टाइम के लिए अपनी जमीन को खाली छोड़ना पड़ता था, सो दैट कि उसकी नेचुरल फर्टिलिटी दोबारा वापस लाई जा सके। बट आज के डेट में ऐसा कुछ नहीं है सर, आप केमिकल फर्टिलाइजर यूज करें इंस्टेंटली, इवन इंस्टेंटली नेक्स्ट डे से ही, या कुछ 1-2 दिन का गैप छोड़ के आप अपना उसको क्या करें, नेक्स्ट आगे लगा। क्योंकि अब कौन सा कोई पहले वाला कॉन्सेप्ट है कि केमिकल फर्टिलाइजर आपके पास अवेलेबल नहीं, बट पहले होता था 15-15 20-20 दिन आपको अपनी जमीन वो डेली उसकी हवा प्रॉपर उसको खाली करना, छोड़ना, सो दैट उसकी नेचुरल फर्टिलिटी जमीन की दोबारा वापस आ सके, ये चीज। नेक्स्ट आगे सर शिफ्ट फ्रॉम सबसिस्टेंस फार्मिंग, और यही कारण था जिसके कारण फार्मर्स ने एग्रीकल्चर को एज एन ऑक्यूपेशन क्या किया, अडॉप्ट किया। अदरवाइज ये पहले सिर्फ क्या थी, एक सबसिस्टेंस फार्मिंग थी, सर्वाइवल के लिए थी, कभी भी इसको एज अ प्रॉफिट मोटिव के साथ, कमर्शियल पर्पस के साथ नहीं देखा। क्लियर। नेक्स्ट इज सर आपका तो इतने ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ चुकी थी कि हम तो मार्केटेबल सरप्लस बनाने लगे थे, हम तो दूसरी कंट्रीज को क्या करने लग गए थे, एक्सपोर्ट करने लग गए थे। हम सेल्फ सफिशिएंट तो थे, प्लस दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट भी करने लग गए थे, इतना सरप्लस हमारे यहाँ पे प्रोड्यूस होने लग गया था। क्लियर। नेक्स्ट आगे चेंज इन द फार्मर्स आउटलुक, सर नेचुरली पैसे अच्छे होंगे, बढ़िया इनकम होगी, तो फार्मर्स की आउटलुक भी चेंज होगी। क्लियर। एंड सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन एंड बफर स्टॉक, एक नया टर्म आपके पास आया, बफर स्टॉक का मतलब क्या है, जो बेसिकली इमरजेंसी के टाइम पे स्टॉक आज से ही मेंटेन करना, और ये कॉन्सेप्ट लाया गया था 4th 5-year प्लान के अंदर। ये बफर स्टॉक का कॉन्सेप्ट जो लाया गया वो 4th 5-year प्लान के अंदर लाया गया, कि जब इन केस ऑफ वॉर, इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, क्लियर, हंगर या स्टारवेशन के टाइम पे ये बफर स्टॉक हमारे क्या आएगा, काम आएगा। और ज्यादा नहीं तो सर अल्टीमेटली अगर काम नहीं आ रहा तो डेली बेसिस पे इसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू, पीडीएस के थ्रू, ये होता है सरकारी डिपो के थ्रू सस्ते रेट पे ये पॉवर्टी लाइन वालों को क्या कर दो, प्रोवाइड कर दो, खराब ना होने दो, बट स्टोर करके रखो। ये इनके होते नहीं, ये अपने एफसीआई के जितने गोदाम है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के, उनके गोदामों में सारा क्या पड़ा है, बफर स्टॉक ही तो पड़ा है।
बफर मींस जो टाइम आएगा एट द टाइम, जो काम आएगा एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। क्लियर। नेक्स्ट आगे सर, लिमिटेशंस में अगर बात करें, लिमिटेड क्रॉप्स थी, वो तो स्टार्टिंग से आपने रीड आउट करा। अनइवन स्प्रेड था, अनइवन स्प्रेड का मतलब क्या हुआ, सबको इसका बेनिफिट नहीं मिला, सिर्फ कुछ एरियाज के या कुछ फार्मर से जिनको इसका बेनिफिट मिल पाया। क्लियर। नेक्स्ट इज लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन रही है, क्योंकि सर एक्सपेंसिव इनपुट के कारण, मेन कारण ही क्या था, महंगा सर, और कोई कारण नहीं। आप जितने भी पॉइंट पढ़ेंगे सब में गोल मोल करके बात एक ही कह रखी है कि सर कुल मिलाकर ग्रीन रेवोल्यूशन आप लोगों का क्या था, महंगा सौदा। क्योंकि हर पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं है अपनी इरिगेशन फैसिलिटीज होना, अपने केमिकल फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड्स होना, HYV सीड्स यूज करना, ये हर फार्मर के लिए पॉसिबल नहीं। क्लियर। एंड इकोनॉमिक डिवाइड तो सर स्टार्टिंग से रही रहा, सब्सिडाइज्ड इनपुट्स आपने देने स्टार्ट तो कर दिए, बट जिसको मिलने चाहिए थे उसको तो मिलता नहीं था, एंड जिसको चाहिए नहीं था लेने, वो पर्सन सब्सिडीज ले लेकर अपना काम कर रहे हैं। तो ये तो सर मतलब अपने आप में एक गल्फ बिटवीन द रिच एंड द पुअर, और डे बाय डे क्या होता गया, इंक्रीज होता गया। क्लियर। नेक्स्ट आगे आपने पढ़ा जी एग्रीकल्चर सब्सिडीज वर्च्यू और वाइस, ये अपने आप में गुड थिंग है बैड थिंग, सर अपने आप में दोनों है। क्लियर। वाइस मतलब बुरी थिंग, कैसे, क्योंकि गवर्नमेंट अपने पे ही बर्डन क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। क्लियर। एंड नेक्स्ट आगे सर मेन थिंग इज मिस एप्रोप्रिएटेड बेनिफिट, नंबर ऑफ टाइम्स वही बात कि सर बेनिफिट जिसको मिलना चाहिए उसको तो मिलता नहीं है, एंड वो लोग सब्सिडीज ले रहे हैं जिनको लेनी भी नहीं चाहिए। क्लियर। एंड वेस्टफुल कंजम्पशन, सब्सिडीज डू नॉट अलाउ मार्केट प्राइस टू डिक्टेट द सप्लाई ऑफ गुड्स, अवेलेबिलिटी ऑफ सप्लाई, और सर वही बात है ना, सस्ती चीज की कभी कीमत नहीं, वैल्यू नहीं होती। अब सब्सिडाइज्ड रेट पे अगर कोई चीज अवेलेबल होगी लो प्राइसेस पे, उसकी मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, एंड लोगों के लिए उसकी वैल्यू नहीं रहेगी, वो जल्दी से क्या करते रहेंगे, वेस्ट करते रहेंगे। ठीक है ना, कि कौन सा कुछ जा रहा है, फिर क्या हो गया, फिर क्या हो गया, कौन सा महंगे। पर जो चीज महंगी होती है आप उसको प्रॉपरली क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्लियर। एंड सर नेक्स्ट आगे एग्रीकल्चर सब्सिडीज वर्च्यू, उसके रिगार्डिंग को डिस्कशन की गई कि अच्छी चीज कैसे है, बढ़िया सर, फार्मर्स की हेल्प करोगे तब भी वो नेक्स्ट आगे ग्रीन रेवोल्यूशन का बेनिफिट ले पाएंगे, अदरवाइज अगर सरकार भी नहीं करेगी तो और कौन करेगा। तो दोनों तरफ से सर इसको क्या किया गया, आर्ग्यू किया गया। आपको भी अगर पूछा जाए आप भी इसका दोनों तरफ से ही क्या देंगे, रिप्लाई देंगे। इज दैट क्लियर। सो बेसिकली आज आप लोगों ने जितना पार्ट मैंने आप लोगों का मंडे टेस्ट में लेना है, क्लियर, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 एग्रीकल्चर तक, क्योंकि इंडस्ट्री छोटा सा है, उसको मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ क्या कर लूंगा, कवर अप कर लूंगा। क्लियर। सो कमिंग मंडे आप लोगों का फाइनली इस टॉपिक का क्या होगा, टेस्ट। इज दैट क्लियर। ओके जी, थैंक्स अ लॉट, एंड रेस्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे कि सर मैक्रो का कोई नया टॉपिक क्या कर लिया जाए, स्टार्ट कर लिया जाए, कोई एक छोटा सा टॉपिक ही सही, बट देखते हैं कोई एक नया टॉपिक क्या करेंगे, स्टार्ट। ओके। यस करण, शांत को डाउट? हाँ जी सर।